Hello everyone, this is Vaibhav Bansal. Welcome to the channel of Taxify. Today's our topic is foreign tax credit. आज तक हमने दो टॉपिक्स पहले कवर किया आज से पहले, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड इट्स नीड। उसमें हमने थोड़ा सा प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी देखा था। देन हमने एक सेकंड लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट किया था यूनिलैटरल रिलीफ, जो अंडर सेक्शन 91 मिलता है। आज हमारा टॉपिक है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। जो पुराने दो लेक्चर्स थे उसमें आपने देखा होगा कि हमने हर बार फॉरेन टैक्स क्रेडिट की बात करी कि अगर ऐसा होगा तो फॉरेन टैक्सेस का क्रेडिट आपको होम कंट्री देगी, यानी कि रेसिडेंट कंट्री देगी, जितना भी आपने टैक्सेस पे किया होगा फॉरेन कंट्री में। तो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली सबसे पहली बार यूएसए में कॉइन किया गया था इन द ईयर 1918, वर्ल्ड वॉर 1 के ड्यूरेशन में था, जहाँ पर यूएसए ने सबसे पहले होम रेसिडेंट जो उनकी एंटिटीज थी उन्हें फॉरेन टैक्सेस से क्रेडिट दिए थे। इसमें काफ़ी सारे फिर टेक्निकल अमेंडमेंट्स किया गया और फिर एक 1958 में एक्ट बनाया गया। वो एक्ट जब आया उसके बाद एक ये लॉ एस्टेब्लिश हुआ कि हम कोई भी फॉरेन टैक्सेस का आप जो इतने भी फॉरेन टैक्सेस हैं उसका रेसिडेंट कंट्री अपने क्रेडिट देगी ऑफ द टैक्सेस पेड इन द सोर्स कंट्री। जो 1958 में जो लॉ आया था उसमें भी ये था कि जितने भी अनयूज्ड फॉरेन टैक्सेस थे ऑफ द असेसी वो सारे कैरी फॉरवर्ड हुए जा सकते थे 5 साल के लिए। तो जितने भी आपके अगर मान लीजिए फॉरेन टैक्स 100 रुपये का है और मैं अगर 5 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, आज मैं 50 रुपये 500 रुपये का मेरा फॉरेन टैक्सेस है तो 100 ले करके मैं 5 साल भी उसको ले सकता हूँ। तो ये एक लॉ आया था 1958 में। उसके बाद ये एक ग्लोबली एक कॉन्सेप्ट बन गया। तो एक बार हम पहले इसका हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री एक्चुअली है क्या। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग क्रेडिट फॉर द टैक्सेस पेड इन द फॉरेन कंट्री अगेंस्ट द इनकम अर्न्ड इन दैट कंट्री फर्स्ट सीम्स टू हैव बीन इन्वेंटेड in USA during 1918 during after the World War I. After technical amendments, the act was passed in 1958 where the taxpayers could carry their unused foreign taxes forward 5 years। जो बताया 500 का अगर आपका अनयूज फॉरेन टैक्स क्रेडिट है तो अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हो उसे तो आप 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आने वाले किसी भी 5 साल में आप उसका यूटिलाइजेशन करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। Thus, relief for taxes paid in the foreign country given to the taxpayer while taxing the same income in the home country, यानी कि resident country, and this is termed as a foreign tax credit। और इसको ही क्या कहते हैं? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। एक्चुअली फॉरेन टैक्स क्रेडिट अब कितने टाइप्स के होते हैं? फॉरेन टैक्स क्रेडिट के मेनली अगर मैं देखूँ तो 6 टाइप्स होते हैं। वैसे 6 टाइप्स भी ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। सबसे पहला होता है एग्जम्पशन मेथड एंड देन क्रेडिट मेथड। इन्हीं के फिर अंडर सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एग्जम्पशन मेथड क्या कहता है? एग्जम्पशन मेथड ये कहता है कि आपका जितना भी फॉरेन टैक्स है जो आपने फॉरेन में पे किया, जैसे कि एक रेसिडेंट कंट्री इंडिया है, अगर एक रेसिडेंट कंट्री इंडिया और मैंने कोई और ट्रांजेक्शन किया यूएसए के साथ, तो इंडिया देखेगी कि आपने यूएसए के साथ कितने टैक्सेस और पे किया है, जितना भी आपने टैक्स पे किया होगा उसको एग्जम्प्ट कर देगी। तो वो क्या है? एग्जम्पशन मेथड है कि उस पर आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, वो आपकी इनकम ही नहीं होगी, आपकी इनकम से ही वो चीज़ें हटा दी जाएंगी। जो हम लेते हैं ना रेसिडेंट ने होम कंट्री से कितना कमाया और सोर्स कंट्री से कितना कमाया, देन वो टोटल इनकम बनती है, उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं। तो एग्जम्पशन मेथड में सोर्स कंट्री वाला टैक्सेशन आपका इनकम इंक्लूड ही नहीं होगी। क्रेडिट मेथड में इनकम इंक्लूड होगी बट उसके फिर हम क्रेडिट दे देंगे, टैक्स के क्रेडिट देंगे पर इनकम आपकी इंक्लूड की जाएगी। किस तरीके से होगा, क्या होता है, कौन सा मेथड क्या कहता है, उसके एक बार डिटेल में हम डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जम्पशन मेथड में 2 तरीके के मेथड्स होते हैं, फुल एग्जम्पशन मेथड और प्रोग्रेसिव एग्जम्पशन मेथड। फुल एग्जम्पशन मेथड क्या कहता है? देखिए, अंडर दिस मेथड इनकम टैक्स इन द सोर्स कंट्री एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन इन द रेसिडेंट कंट्री। जो इनकम सोर्स कंट्री में टैक्स हो चुकी है वो हम एग्जम्प्ट कर देते हैं इन द रेसिडेंट कंट्री। Here the income is not at all considered for the purpose of tax calculation by resident country
while calculating the tax on the rest of the income। वो इनकम को हम पूरी तरीके से हटा देते हैं, अपने इनकम में ही नहीं कंप्यूट करते हैं। जो हम टोटल इनकम निकालेंगे एक एसएससी की, उसमें से ही हम वो इनकम को हटा देंगे। तो जिसके ऊपर अगर मैंने इनकम ही हटा दी, जैसे कि मैं यूएसए में टैक्स दे चुका हूँ पर मैं इंडिया में उस पर टैक्स ही नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरी इनकम ही कंप्यूट नहीं हो रही, मेरी टोटल इनकम में वो इनकम ही नहीं आ रही, तो मैं उस पर टैक्स भी नहीं दूंगा। तो एक तरीका है कि फुल एग्जम्पशन दे दिया जाए। दूसरा तरीका होता है एग्जम्पशन बाय प्रोग्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें टैक्स रेट डिटरमाइन करने के लिए, सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स रेट डिटरमाइन करने के लिए आपकी इनकम इंक्लूड कर ली जाती है इन द टोटल इनकम, बट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए, इसके लिए मैं एग्जांपल है, एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, ए एंड कंपनी है, जो रेसिडेंट कंट्री, कहाँ की रेसिडेंट है, कंट्री आर की, उसकी सोर्स से इनकम आ रही है 75,000। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कंट्री आर से आ रहा है 75,000 को, कंट्री एस से, यानी कि सोर्स कंट्री से कितना इनकम आ रही है 25,000। उनके यहाँ पे क्या है, सोर्स कंट्री के यहाँ पर 20% का टैक्सेशन है, और जहाँ की रेसिडेंट कंट्री का यहाँ पर प्रोग्रेसिव मेथड फॉलो होता है। प्रोग्रेसिव मेथड यानी कि अगर आपकी टोटल इनकम 75,000 तक है, 75,000 इंक्लूडिंग, यानी कि 75,000 तक है, तो आपके ऊपर 30% का टैक्स रेट लगता है, और अगर 75,000 से ऊपर है तो आपका टैक्स रेट क्या हो जाता है, 35% टोटल फ्लैट। एक ये मेथड हो सकता है। नॉर्मल ये एग्जांपल से समझिए, इसमें क्या होगा, फुल एग्जम्पशन भी समझ आ जाएगा और प्रोग्रेसिव एग्जम्पन भी आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैंने ऊपर दिखाया, उसकी कैलकुलेशन अब कैसे होगी। देखिए, इनकम जो रेसिडेंट कंट्री की थी, टोटल उसकी टोटल इनकम क्या होगी, ये देखिए, रेसिडेंट कंट्री से उसने कितना कमाया, 75,000 कमाया था, दोनों मेथड में, फुल एग्जम्पशन में भी, पार्शियल एग्जम्पशन में भी। सोर्स कंट्री से कितना कमाया था, इधर फुल एग्जम्पशन में तो मैं इंक्लूड ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सारे की सारी एग्जम्पशन में दे चुका हूँ, उसमें तो मैं टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करूंगा। बट यहाँ पर मुझे करनी पड़ेगी पार्शियल इनकम में। यहाँ पर मैं इंक्लूड क्यों कर रहा हूँ, जब मेथड का नाम एग्जम्पशन है तो मैं यहाँ पर इंक्लूड क्यों कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इसके ऊपर पूरा टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है, प्रोग्रेसिव एग्जम्पशन मेथड है, उसमें क्या है, आप टोटल इनकम में अपनी इनकम सोर्स कंट्री की भी इंक्लूड कर लो फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स रेट। सिर्फ हमें टैक्स रेट डिटरमाइन करना है कि आपके ऊपर किस रेट से आप टैक्स लगाया जाएगा। इसका ये कहीं से भी मतलब नहीं है कि आपके जो सोर्स कंट्री से पैसा आया उसके ऊपर भी हम टैक्स लगाएंगे। आगे देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा। नेट इनकम आपकी यहाँ कितनी आ गई, 75, यहाँ क्या हो गई, 1 लाख। टैक्स रेट क्या होगा, रेसिडेंट कंट्री का, सोर्स कंट्री का तो 20% है एज पर द एग्जाम्पल, रेसिडेंट कंट्री का क्या होगा, देखिए सोर्स कंट्री का तो यहाँ भी लिखा हुआ है, टैक्स एट द रेट ऑफ 20% इन सोर्स कंट्री। टैक्स रेट रेसिडेंट कंट्री में क्या होगा, 75,000 तक है तो आपका टैक्स रेट क्या हो गया, 30%। बट 75,000 से अगर 1 रुपया भी ज्यादा तो आपकी इनकम का कितना परसेंट टैक्स हो जाएगा, 35% टैक्स होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कितना कर दिया, 35% टैक्स कर दिया, टैक्स रेट वो लिया। अब देखिए रेसिडेंट कंट्री में टैक्स क्या लगेगा, 22,500, किसका, 75,000 का 30%, 22,500। और इसमें क्या होगा, यही 75,000 का 35%, 26,250 आता है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, सिर्फ टैक्स रेट डिटरमाइन करने के लिए। प्रोग्रेसिव एग्जम्पशन मेथड क्या कहता है, आप टोटल इनकम में मेरी इनकम इंक्लूड कर लो सोर्स कंट्री की भी, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स रेट। उसके अलावा सोर्स कंट्री की इनकम का कोई भी मतलब नहीं होगा इन द मेथड ऑफ प्रोग्रेसिव एग्जम्पशन मेथड। उसमें इनकम का कोई मतलब नहीं है, जस्ट एक ही मतलब है, वो है टैक्स रेट डिटरमाइन करना। अब देखिए टोटल इनकम थी 1 लाख, टोटल इनकम तो 1 लाख थी, आपने 75,000 इंडिया कंट्री आर से कमाया और 25,000 आपने सोर्स कंट्री एस से लिया था। उसमें से देखिए टोटल इनकम टैक्स कितना आ रहा था, टैक्स ऑन टोटल इनकम क्या था, 35,000। अगर मैं निकालूं 1 लाख पर 35% क्या होगा, 35 लाख, सॉरी 35,000। यहाँ पर क्या टैक्स होगा, कुछ नहीं होगा, पार्शियल एग्जम्पशन। टोटल इनकम पर या तो आप एक काम कीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए, यहाँ देखिए 35 आना था प्रॉपर। अगर आप टैक्स निकालते तो 1 लाख पर 35% आता, क्योंकि 75,000 से ऊपर था, टैक्स रेट कितना हो जाता, 35,000, और 35,000 की फुल एग्जम्पशन मिल जाती, फुल एग्जम्पशन मेथड में फुल एग्जम्पशन मिलती, तो मेरा टैक्स क्या बनता, 0 बन जाता मेरा फुल टैक्स। पर यहाँ पे देखिए 12,500 क्यों बना, 35,000 एक्चुअली बनना चाहिए था,
बट आपको टैक्स पे कितना करना है 22,500। तो टोटल आपको बेनिफिट कितने का मिला, रिलीफ कितने का मिला, वो है 12,500 का। अब सेम यहाँ पर देखिए, टैक्स कितना बनना है 1 लाख पर, 35,000 का टैक्स बन रहा है, पर आपने पे कितना किया एक्चुअली 26,250। तो आपको रिलीफ कितने की मिली 8,750 की। तो यहाँ पर आपको क्या है, रिलीफ कैलकुलेट करनी है। नॉर्मल सेंस में आपको रिलीफ कैलकुलेट करनी है, पर फुल एग्जम्पशन मेथड में क्या है, आपको वो इनकम इंक्लूड ही नहीं करनी है अपने टोटल इनकम में। पर पार्शियल एग्जम्पशन या फिर प्रोग्रेसिव एग्जम्पशन मेथड में क्या है, आप इनकम को इंक्लूड करो बट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेट। उसके बाद उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सोर्स इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और वो आपको रिलीफ मिल जाएगा। टोटल लगना कितना चाहिए था 1 लाख पर 35% का टोटल टैक्स लगना चाहिए था, 35,000 का टैक्स जाना चाहिए था, पर एक्चुअली गया कितना 26,250। तो आपको टोटल बेनिफिट कितने का मिला, जो बेनिफिट आपको मिला 8,750 का, वो क्या आपके लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो एक बार प्रोग्रेसिव एग्जम्पशन मेथड का हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Though the income of the source country is exempted from the tax in the country of residence, the same is however considered for tax purpose for arriving the tax rate। हाईलाइट कर लीजिए वर्ड द टैक्स रेट। टैक्स रेट के लिए ही हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको कंसीडर किया, अदरवाइज इधर कंसीडर करने की इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो हमारा एग्जम्पशन मेथड कंप्लीट होता है। एग्जम्पशन मेथड में दो मेथड है, फुल एग्जम्पशन या फिर प्रोग्रेसिव एग्जम्पशन। फुल एग्जम्पशन यानी कि हमें उधर सोर्स कंट्री में कितना आपने पैसा अर्न किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम ना ही उसके लिए टैक्स रेट से हमें उससे मतलब है, ना तो वो टैक्स रेट डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करेगा, ना ही हम टोटल इनकम में उसे इंक्लूड करेंगे। बट प्रोग्रेसिव एग्जम्पशन मेथड क्या कहता है, उसे टोटल इनकम में इंक्लूड कर लो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स रेट। अगर एक बार टैक्स रेट आ गया उसके बाद सोर्स कंट्री की इनकम से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्रेडिट मेथड। क्रेडिट मेथड क्या कहता है, क्रेडिट यानी कि क्रेडिट दे देना। अभी ऊपर हम इनकम में इंक्लूड नहीं कर रहे थे, पर यहाँ क्या होगा, आप इनकम में इंक्लूड करेंगे, जो टैक्स बनेगा उसमें से हम टैक्स के क्रेडिट दे देंगे। इसमें 4 मेथड होते हैं। पहला है फुल क्रेडिट मेथड, सेकंड है ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड, थर्ड है अंडरलाइन क्रेडिट मेथड और फोर्थ है टैक्स स्पेयरिंग मेथड। जो थर्ड वाला है ना अंडरलाइन क्रेडिट मेथड, ये हम आने वाले सेशंस में भी देखेंगे जब हम आर्टिकल नंबर 23, 24, 25 जब ये अगर हम पढ़ रहे होंगे DTAA के, तब वहां पर हमें पता चलेगा कि अंडरलाइन क्रेडिट मेथड क्या होता है, वो डिटेल्स में उधर पता चलेगा। यहाँ आज मैं आपको एक थोड़ी सी समरी दे दूंगा, उसकी एक डेफिनेशन बता दूंगा कि क्या होता है, ये किससे डील करता है, किस तरीके से होता है, वो थोड़ी सी समरी आपको आज पता चल जाएगी। बट इसकी डिटेल आपको लेक्चर नंबर आगे पता चलेगी उस लेक्चर में, जहाँ पे हम आर्टिकल नंबर 23 ऑफ द DTAA कवर कर रहे होंगे। अभी मेन हमारा मोटिव है बाकी के 3 क्रेडिट मेथड्स को समझने का। पहला क्रेडिट मेथड है फुल क्रेडिट मेथड। फुल क्रेडिट मेथड क्या कहता है, जितना भी आपने सोर्स कंट्री में टैक्स दिया उस पूरे का क्रेडिट ले लो आप हमसे। एग्जम्प्ट नहीं कर रहे, आपकी इनकम में इंक्लूड करेंगे, आपकी सोर्स इनकम, जो सोर्स कंट्री से आपने जो इनकम कमाई वो मैं इंक्लूड करूंगा आपकी इनकम में। बाद में जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उससे मैं डिडक्ट कर दूंगा वो टैक्स जो आपने सोर्स कंट्री में दिया है। बचा कुचा जो अगर कुछ भी टैक्स अगर एक्सेस है जो आपको कंट्री आर में पे करना है, यानी कि कंट्री ऑफ रेसिडेंस में पे करना है, वो आपको पे करना पड़ेगा आफ्टर द फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो देखिए क्या कहता है, द रेसिडेंट कंट्री ग्रांट्स क्रेडिट ऑफ द टैक्सेस पेड इन द सोर्स कंट्री विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिट्स। इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। इसका भी एक एग्जांपल है, बट वो एग्जांपल लेने का तभी फायदा जब मैं एक बार आपको ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड भी बता दूं। तो ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड और फुल क्रेडिट मेथड दोनों के साथ में एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि आपको दोनों साइमल्टेनियसली पता चल जाए कि ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड क्या है और फुल क्रेडिट मेथड क्या है, ठीक है। नाउ ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड क्या है, जनरली ये मेथड सबसे ज्यादा DTAA में फॉलो किया जाता है। सबसे जितनी भी DTAA होंगी सबसे ज्यादा DTAA में ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड ही यूज होगा। इसमें क्या होता है, ये क्रेडिट क्या होता है, ओवरसीज ज्यूरिडिक्शन को सब्जेक्टेड टू टैक्स है अगर कोई इनकम ओवरसीज ज्यूरिडिक्शन में, यानी कि सोर्स कंट्री में अगर कोई इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स है तो उसका हम क्रेडिट यहाँ पर देंगे। एक बार देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज जनरली अडॉप्टेड इन मेनी DTAAs वेयर अलाउंस ऑफ क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट टैक्स पेबल इन द रेसिडेंट कंट्री। रेसिडेंट कंट्री में ही सारे फॉरेन टैक्सेस को क्रेडिट मिलते हैं। द क्रेडिट में बी गिवन ओनली इफ द इनकम इज सब्जेक्टेड टू टैक्स इन फॉरेन ज्यूरिडिक्शन। If the tax paid in the overseas jurisdiction is in excess to the tax chargeable in the resident country, it is ignored। अगर मान लीजिए रेसिडेंट कंट्री में टैक्स रेट है 20% और फॉरेन कंट्री यानी कि सोर्स कंट्री में टैक्स रेट है 40%,
तो जो एक्सेस ऑफ 20% है ना वो इग्नोर कर दिया जाएगा, वहां उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कैसे होता है? अगर मान लीजिए सेम उल्टी सिचुएशन है, यहाँ पर 35% टैक्स है और सोर्स कंट्री में 20% टैक्स है, कैसे उसकी डीलिंग्स होती हैं वो आने वाले हम एग्जाम्पल में सब देखेंगे। वो एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको दोनों सिचुएशन एक्सेस और लो की भी आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी और फुल क्रेडिट और ऑर्डिनरी क्रेडिट की भी आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी। एंड नो क्रेडिट इज गिवन फॉर द सेम। Further, it may be restricted against the tax paid in the overseas jurisdiction against each head of income as well. क्या है, एक बार एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सिनेरियो 1 क्या है, टैक्स रेट क्या है 40% इन द सोर्स कंट्री, और सिनेरियो 2 क्या है 20%, क्या है 20% है सोर्स कंट्री में टैक्स। एक सिनेरियो जहाँ पर 40% टैक्स लगता है सोर्स कंट्री में, और दूसरा सिनेरियो क्या है जहाँ पर 20% टैक्स लगता है सोर्स कंट्री में। एग्जाम्पल की फिगर्स सारी ऊपर वाली एग्जाम्पल की होंगी, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था 75,000 25,000 वही एक बार देख लेते हैं। देखिए दो सिनेरियोज है, एक में तो टैक्स रेट आपका क्या है 40% है सोर्स कंट्री में, और दूसरा क्या है 20% है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि रेसिडेंट कंट्री का टैक्स रेट क्या है 35%, जो हमने लास्ट ईयर लिया था, सॉरी लास्ट एग्जाम्पल में लिया था, जहाँ के आपकी इनकम क्या है 1 लाख से ऊपर है, सब में देख लीजिए, आप अपनी इनकम देखिए सब में 1 लाख से ऊपर है, तो आपका सबका टैक्स रेट क्या हो गया 35%। ये इनकम 1 लाख कैसे आई, 75,000 आपने रेसिडेंट कंट्री से कम अर्न किया और 25,000 आपने सोर्स कंट्री से अर्न किया, तो 1 लाख तो इन ऑल हो गई। उसके ऊपर अगर 1 लाख अगर आपकी इनकम है तो 35% ऑफ टैक्स रेट था, लास्ट एग्जाम्पल में हमने यही देखा था। तो अभी तक जितनी भी बात बताई वो सारी लास्ट एग्जाम्पल से रिलेटेड है। बस इसमें क्या है, मैं आपको दोनों सिचुएशन समझा रहा हूँ, 40% की भी सिचुएशन समझा रहा हूँ, 20% भी समझा रहा हूँ, साथ में फुल क्रेडिट कैसे मिलता है और ऑर्डिनरी क्रेडिट कैसे मिलता है, इसमें सब साइमल्टेनियसली आपको दिखेगा। अब देखिए, रेसिडेंट कंट्री पर टैक्स किस पे लगता है, रेसिडेंट कंट्री पर टैक्स ग्लोबल इनकम पर लगता है, यानी कि 1 लाख पर पूरे पर टैक्स लगेगा। 1 लाख पर कितना परसेंट टैक्स लगता है, 35% टैक्स लगना चाहिए। 1 लाख का 35%, 35,000, 35,000, 35,000, 35,000, आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब समझिए सोर्स कंट्री में कहाँ टैक्स लगेगा। सोर्स कंट्री में क्रेडिट देना है तो टैक्स तो सब पे लगाना पड़ेगा, जो टैक्स होगा उसके ही हम क्रेडिट देंगे, तो टैक्स एक बार निकालना तो पड़ेगा कि कितना टैक्स होगा। देखिए तो सोर्स कंट्री में टैक्स कितना लगेगा, सोर्स कंट्री की टैक्स रेट क्या है 40%। इनकम क्या कमाई मैंने सोर्स कंट्री से 25,000, 25,000 इंटू 40% 10,000, यहाँ भी सेम 10,000। यहाँ देखिए इनकम कितनी कमाई 25,000, पर टैक्स रेट क्या हो गया आधा हो गया, तो देखिए टैक्स कितना हो गया 5,000, सेम यहाँ पर भी 5,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। रेसिडेंट कंट्री में ग्लोबल इनकम टैक्स होती है, सोर्स कंट्री में सिर्फ और सिर्फ सोर्स बेस्ड इनकम टैक्स होते हैं, यहाँ पर भी वो अक्रू और अराइज हुई होगी वो इनकम आपकी टैक्स होती है। टैक्स क्रेडिट देखिए कैसे मिलता है, फुल क्रेडिट है तो फुल टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि देखिए 10,000 अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही थी तो उस पूरे का टैक्स क्रेडिट दे दो। यहाँ पर देखिए 5,000 है तो पूरे 5,000 का टैक्स क्रेडिट दे देना, यहाँ पर तो कोई इशू नहीं है, फुल टैक्स क्रेडिट आएगा जहाँ पर, तो वहां पर तो पूरा दे दो। पर जहां पर हमने देखा ऑर्डिनरी टैक्स क्रेडिट, वहां पर था एक्सेस ऑफ द टैक्स पेड जो भी होगा, अगर रेट्स ऊपर हैं तो एक्सेस ऑफ द टैक्स पेड जो होगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब देखिए सोर्स कंट्री में एग्जांपल 1 वाले अगर देखिए, यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देखिए, सोर्स कंट्री में टैक्स रेट क्या है 40%, हमारी कंट्री में टैक्स रेट क्या है 35%, तो ये टैक्स क्रेडिट कितने का देगी, ये कहेगा भाई 25%, 25,000 पर 35% का टैक्स क्रेडिट भाई हमसे ले लो, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो इतना ही टैक्स रेट है। 25,000 का 35% करोगे तो यू विल गेट 8,750। वो कहेगा मेरे से अगर आपका ज्यादा टैक्स रेट है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा अपना जितना भी टैक्स लगता है ना मैं उसका एग्जाम्पशन दे दूंगा आपको, उसका क्रेडिट दे दूंगा, उससे ज्यादा मत मांगो। अगर आपके यहाँ पर 40% है तो आपके यहाँ पर होगा, मेरे यहाँ पर 35% है तो मैं अपने मैक्सिमम अपने का दे सकता हूँ जितना टैक्स क्रेडिट है, मैं उससे ज्यादा का टैक्स क्रेडिट नहीं दूंगा, कोई भी कंट्री नहीं देगी। ऑब्वियस सा रीजन है, जितना टैक्स मैं ले रहा हूँ उतने तक का क्रेडिट दे सकता हूँ, आपने लिया वो तो उसके ऊपर तो डबल टैक्सेशन हो भी नहीं रहा ना वैसे भी, ऑब्वियसली वो 5% पर तो डबल टैक्सेशन है ही नहीं। तो इसलिए क्या किया, ऑर्डिनरी क्रेडिट पर यहाँ कितना दे दिया 8,750 क्रेडिट दिया, 10,000 में से सिर्फ इतना ही क्रेडिट दिया। तो आप देखिए 35,000 टोटल जाना था, टैक्स कितना लगना था टोटल 35,000, इतने का 8,750 का रिलीफ मिल गया, कितना टैक्स जाएगा 26,250।
यहाँ पर 20% पर फुल क्रेडिट समझ आ गया होगा। ऑर्डिनरी क्रेडिट में भी यहाँ क्या होगा, अब देखिए सोर्स कंट्री में टैक्स कितना है 20%, हमारे यहाँ क्या है 35%, यानी कि हमारे यहाँ टैक्स ज्यादा है दूसरी कंट्रीज से। तो क्या हम 20% क्या पूरे का डिडक्शन दे सकते हैं, पूरे का क्रेडिट दे सकते हैं क्या हम? क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि 35% में से हम 20% का पूरे का फुल क्रेडिट दे सकते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 5000 का पूरा 5000 क्रेडिट मिल जाएगा। 5000 में से 5000 का क्रेडिट मिल गया, यानी कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी, 30,000। तो मेन क्या समझ आया इससे, फुल क्रेडिट में जितना भी आपका ड्यू हो क्रेडिट, आपको पूरे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ऑर्डिनरी टैक्स क्रेडिट में क्या होगा, टैक्स रेट पर डिपेंड करेगा। अगर रेसिडेंट कंट्री की टैक्स रेट ज्यादा है सोर्स कंट्री से, तो वो आपको फुल क्रेडिट दे देगी। और इन द अपोजिट केस, अगर आपका टैक्स रेट कम है दूसरे सोर्स कंट्री से, तो हमारे जितना टैक्स रेट है, हम जितना टैक्स चार्ज कर सकते हैं, हम उतने का ही क्रेडिट देंगे, हम सबका क्रेडिट नहीं देंगे। इसलिए ऑर्डिनरी ज्यादातर फॉलो की जाती है, फुल इसलिए यूज नहीं की जाती। फुल में क्या है, अगर मेरा टैक्स रेट ज्यादा भी है, तो अगर मेरा टैक्स रेट कम भी है दूसरे का ज्यादा है, यानी कि सोर्स कंट्री ज्यादा है, और मेरा रेसिडेंट कंट्री का टैक्स रेट कम भी है, तब भी मुझे फुल क्रेडिट देना पड़ जाएगा। इसलिए DTAA में मेनली फुल क्रेडिट यूज नहीं होता है, ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अंडरलाइन क्रेडिट मेथड। ये थर्ड मेथड मैंने बताया था, हम आने वाले सेशंस में देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 23 मेनली इससे डील करेगा। कैसे डील करता है, क्या होता है, एग्जाम्पशन किस तरीके से मिलेंगी, इसमें क्रेडिट किस तरीके से मिलता है, वो हम आने वाले उसमें देखेंगे। बस एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ आपको पढ़ा के। देखिए, अंडरलाइन टैक्स क्रेडिट मेथड अटेम्प्ट्स टू मिटिगेट द इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन अकर्स व्हेन द सेम इनकम इज टैक्स्ड मोर देन वंस इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। इसमें क्या था, डिफरेंट पर्सन्स में इनकम टैक्स हो रही थी इन द सेम ज्यूरिडिक्शन। एग्जाम्पल के लिए बताया था, profit earned by the corporates are taxed at their hand, and the same is again taxed when it is distributed to the shareholder as dividend. डिविडेंड भी टैक्स हो रहा था, और सोर्स कंट्री में आपके यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी टैक्स हो रहा था। तो डिफरेंट पर्सन के हाथ में अगर एक इनकम दो बार टैक्स हो रही है, तो हो गया इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इसी को मिटिगेट करने के लिए अंडरलाइन क्रेडिट मेथड आया था। इसमें क्या होता है, आप देखिए यहाँ तक तो अंडरलाइन क्रेडिट मेथड क्या होता है वो बताया गया। अब क्या है अंडरलाइन क्रेडिट मेथड, क्रेडिट इज अलाउड टू रेसिडेंट नॉट ओनली फॉर द टैक्सेस विदहेल्ड अगेंस्ट द डिविडेंड इनकम। विदहेल्ड यानी कि जिसके ऊपर डिडक्शन हो गया हो, यानी कि जिसके ऊपर टीडीएस कटा हो। विदहेल्ड यानी कि जिसके ऊपर डिडक्शन या फिर टीडीएस कटना, अगेंस्ट द डिविडेंड इनकम, बट also for the taxes paid on the underlying profit out of which the said dividend is paid by the company in the overseas jurisdiction। तो यानी कि क्या कहता है कि आप ओवरसीज ज्यूरिडिक्शन में एक तो कंपनी होगी मेरी जिसने प्रॉफिट पर टैक्स दिया होगा सब, और उसी प्रॉफिट में से डिविडेंड गया होगा किसी दूसरी कंट्री को। तो कहता है जो डिविडेंड देने में हमने जो टीडीएस काटा, हम सिर्फ उसी का बेनिफिट नहीं देंगे, साथ में जो डिविडेंड इंक्लूड था आपके जो प्रॉफिट में, जितने अमाउंट का आपने डिविडेंड दिया, अगर वो इंक्लूड था आपके प्रॉफिट में, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा हम उसका भी बेनिफिट आपको दे देंगे। अंडरलाइन क्रेडिट मेथड क्या कहता है, वहां जो आपने डिविडेंड बांटा उसके ऊपर अगर आपने टीडीएस काटा होगा, जैसे सपोज इंडिया में 5000 से ऊपर अगर आप देते हैं, 5000 से ज्यादा अगर आपका डिविडेंड है तो आप टीडीएस काटना पड़ता है। तो मान लीजिए 5000 से ऊपर का डिविडेंड था, तो इधर टीडीएस तो काटा ही, पर कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया और प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स लगा होगा, डबल टैक्सेशन के लिए प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स लगा होगा। तो क्या होगा, प्रॉफिट के जितना पोर्शन डिविडेंड का प्रॉफिट में था उसके ऊपर जो टैक्स लगा होगा उसका तो क्रेडिट दे देंगे, साथ में जो टीडीएस आपने काटा था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते समय टू द शेयर होल्डर, हम उसका भी क्रेडिट दे देंगे। तो कैसे वर्क करता है, क्या होता है, डिटेल में हम आर्टिकल 23 में पढ़ेंगे। बट देखिए आर्टिकल 23 डिफरेंट हो सकता है, किसी ट्रीटी में वो आर्टिकल 23 भी हो सकता है, किसी ट्रीटी में वो आर्टिकल 24 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है ट्रीटी टू ट्रीटी, पर लिखा सब में सेम ही बात होगी। तो क्या होता है अंडरलाइन क्रेडिट मेथड, वो आने वाले सेशंस में देखेंगे। बट एक ग्लिम्स बता दिया कि हाँ ये कुछ होता है और ये क्रेडिट मेथड का ही पार्ट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट मेथड। मुझे बताना था, लिखना था, क्योंकि एक पार्ट होता है, इसको मैं अलग से नहीं बता सकता था। ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट का पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, अदरवाइज इसको हम डिटेल में आने वाले सेशंस में देखेंगे। अब एक आता है मेन टॉपिक, टैक्स स्पेयरिंग। टैक्स स्पेयरिंग क्या होता है, टैक्स स्पेयरिंग का देखिए इधर मतलब क्या है, अगर मेरी कोई इनकम है सोर्स कंट्री में जो एग्जम्प्ट है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरी कोई इनकम है
जो सोर्स कंट्री में एग्जम्प्ट है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली आपने टैक्स तो नहीं दिया हो, डबल टैक्सेशन का तो कोई बात ही नहीं आती। अगर आपने किसी के ऊपर टैक्स ही नहीं दिया, जो आपकी इनकम एग्जम्प्ट है आपने उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया, तो डबल टैक्सेशन तो हुआ ही नहीं। फिर भी यहाँ पर ये लोग मान रहे हैं कि हम ये सपोज करेंगे, हम ये डीम करेंगे कि आपने वो इनकम पर टैक्स दे दिया है इन द सोर्स कंट्री। ये इंटरेस्टिंग लॉ है। जिस इनकम पर आपने टैक्स नहीं दिया वहां पर भी रेसिडेंट कंट्री ये मानेगी कि आपने उस इनकम पर टैक्स दे दिया है। देखिए एक बार, दिस इज अराइव्ड बाय वे ऑफ ग्रांटिंग अ टैक्स क्रेडिट इन द रेसिडेंट कंट्री फॉर टैक्सेस दैट वुड हैव बीन पेएबल इन द जुरिडिक्शनल ओवरसीज जुरिडिक्शन। क्या लिखा? दैट वुड हैव बीन पेएबल, यानी कि जो पे होती। दिस कम्स टू प्ले when the tax incentive offered by a overseas jurisdiction are deemed to have been paid as a foreign tax for the purpose of computing and granting the foreign tax in the resident country। हम क्या मानेंगे, जब हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट रेसिडेंट कंट्री में जब हम कंप्यूट करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि जो इनकम उधर एग्जाम थी फॉर किसी भी रीजन की टैक्स इंसेंटिव देने के लिए, उन्होंने अगर कोई रीजन की वजह से उन्होंने एग्जाम्प्ट भी करी थी, तो भी हम मानेंगे कि आप उस इनकम पर टैक्स दे चुके हैं। तो बताइए टैक्स स्पेयरिंग क्या ज्यादातर ट्रीटीज में होगा? नहीं होगा। इससे तो नुकसान है रेसिडेंट कंट्री को, जिसके ऊपर टैक्स दिया ही नहीं वहां पर भी टैक्स ना देना पड़े। मान लीजिए सोर्स कंट्री में तो आपने उस इनकम पर टैक्स दिया नहीं और रेसिडेंट कंट्री पर भी उस इनकम पे आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो क्या इससे नॉन टैक्सेशन हो जाएगा? कहीं भी टैक्स नहीं लगा, ना तो सोर्स कंट्री में उस इनकम पर टैक्स लगा, ना ही रेसिडेंट कंट्री में लग रहा है। तो ये जो टैक्स स्पेयरिंग मेथड है ये ज्यादातर नॉन टैक्सेशन के लिए डील कर देता है, कि जहां पर हमारा नॉन टैक्सेशन हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि डबल टैक्सेशन हो रहा है, यहाँ पर तो टैक्स ही नहीं लग रहा है, या तो नॉन टैक्स हो गया, ना सोर्स कंट्री में टैक्स लग रहा है ना रेसिडेंट कंट्री में टैक्स लग रहा है। इट इज अ नॉन टैक्सेशन सिचुएशन। तो ज्यादातर ये किसी भी ज्यादातर ट्रीटीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दस it denotes the tax spared by the foreign jurisdiction based on the tax incentive program for the taxes on the income earned in its jurisdiction, which is normally carried out to encourage bringing in foreign investments into the country। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लानी है तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, टैक्स के इंसेंटिव दे देते हैं। तो उस इंसेंटिव में कोई इनकम हमने एग्जाम कर दी मान लीजिए, और अगर वो इनकम एग्जाम कर दी तो मैंने सोर्स कंट्री को उस पर टैक्स दिया ही नहीं। और अगर मैं डीम्ड लॉ में ये मान रहा हूँ कि अगर टैक्स स्पेयरिंग का क्या मतलब है, डीम्ड में ये कर रहा हूँ कि सोर्स कंट्री में आप इस पर टैक्स पे कर चुके हो तो मैं उसका आपको फुल क्रेडिट यहाँ दे दूंगा। तो यह एक फिक्शन लॉ है, मेनली फॉलो नहीं होता। फिर भी एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेम एग्जाम्पल, अगर टैक्स स्पेयरिंग अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर है तो देखिए सेम एग्जांपल वही था, 75,000 25,000 वाले एग्जांपल में चेंज नहीं कर रहा, तो फॉर द ईज ऑफ रेफरेंसिंग आपको आराम से समझ आए इसलिए मैं एग्जांपल चेंज नहीं कर रहा हूँ। 35% का ही टैक्स रेट है। देखिए टैक्स रेसिडेंट कंट्री में कितना लगेगा, 1 लाख पर पूरा 35% का ही लगना है, क्योंकि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। इनकम तो आपने कमाई ना, भले ही सोर्स कंट्री में टैक्स नहीं लगाओ, इनकम तो कमाई आपने, तो वो रेसिडेंट कंट्री तो उस पर तो टैक्स लेगा, बट बाद में क्रेडिट कैसे देगा? देखिए सोर्स कंट्री में कुछ टैक्स लग रहा है, कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा। अवेलेबल क्या है? कोई टैक्स क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है? जब आपने कुछ टैक्स दिया ही नहीं तो टैक्स क्रेडिट क्या अवेलेबल होगा? कुछ अवेलेबल नहीं होगा टैक्स क्रेडिट। यहाँ भी देखिए टैक्स क्रेडिट नहीं, बट यहाँ पर टैक्स क्रेडिट, जहाँ पर टैक्स स्पेयरिंग प्रोविजंस अवेलेबल है जिस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, वहां पर तो आप ये मानोगे कि उस इनकम पर टैक्स दे दिया होगा, तो वहां पर क्या मानना पड़ेगा आपको? आप कैसे एग्जाम्पशन दोगे? आप कहोगे 25,000 जो मैंने सोर्स कंट्री से कमाया, ये देखिए 25,000 जो मैंने सोर्स कंट्री से कमाया उस पर मैं अपने टैक्स रेट यानी कि 35% का मैं डिडक्शन दे देता हूँ। टैक्स क्रेडिट आपका स्पेयरिंग अवेलेबल है जिस सिटी में, सिर्फ ये उसमें मिलेगा। देखिए तो मैं 8,750 का आपको क्या कर रहा हूँ, आपको डिडक्शन दे रहा हूँ, टैक्स क्रेडिट दे रहा हूँ। वो टैक्स क्रेडिट अवेल किया तो देखिए आपको टैक्स क्या पे करना पड़ा, 25,000। ओके, यहाँ पर कुछ करना था, यहाँ कुछ नहीं, 35,000, यहाँ आपको 35 करना पड़ेगा। 35,000 माइनस 87 तो ये आएगा 26,750। इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, 25 नहीं होगा, ये होगा 26,750। ये आपको टैक्स क्रेडिट मिल गया। इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में क्या लॉ है, ये तो हमने पढ़ लिया DTAA से रिलेटेड। DTAA में अगर ये लिखा है कौन सी कंट्री कौन सा फॉलो कर सकती है, किस किस तरीके से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पर लिखा होता है, या फिर किस किस तरीके के
हमारे क्रेडिट मेथड्स होते हैं, एग्जम्पशन मेथड्स होते हैं, उनके अंदर क्या है, किस तरीके से एग्जम्पशन मिलते हैं, किस तरीके से क्रेडिट मिलता है। ठीक है, अब क्या इनकम टैक्स एक्ट कुछ कहता है इसके बारे में? जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है वो कुछ कहता है? हाँ, उन्होंने एक रूल निकाला है, रूल नंबर 128 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वो इसी रूल के ऊपर बेस्ड है, इसी फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए ही वो रूल आया है। उस फॉरेन टैक्स क्रेडिट में एक्चुअली क्या हुआ, ये जो रूल था वो फाइनेंस एक्ट 2016 से आया और वो एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 20, उससे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट की बातें होती थी पर कोई एक सटल रूल नहीं था हमारे पास कि क्या होगा, किस तरीके से मिलेगा, क्या क्वांटम होगा, क्या टैक्स रेट्स होंगे, किस तरीके से हम कैलकुलेशंस करेंगे। ये इंडियन लॉ के हिसाब से कहीं कुछ नहीं लिखा था 1/4/2017 से पहले। बातें थी फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो कुछ नहीं पता था। तो देखिए उसमें क्या लिखा है, इन लाइन विद वेरियस डिसीजंस ऑफ द कोर्ट एंड पुट रेस्ट टू द एम्बिग्विटीज ऑन द सब्जेक्ट, सीबीडीटी ने एक रूल 128 निकाला जून 2016 में। उन्होंने मेथड बताया टू अलाउ द फॉरेन टैक्स क्रेडिट एंड दिस रूल विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2017। अब वो रूल क्या है, एप्लीकेबिलिटी बताया मैंने, 2017 से एप्लीकेबल है। अगर आपकी इनकम, देखिए अगर क्या है, मेरी इनकम जो मैंने सोर्स कंट्री में कमाई थी और जिसका मैंने फॉरेन टैक्स का क्रेडिट भी ले लिया था, मतलब जिसमें मैंने फॉरेन टैक्सेस पे कर दिए थे, अगर वो इनकम मैं इसी साल अपने आईटीआर में डिस्क्लोज कर रहा हूँ इन इंडिया, इन द रेसिडेंट स्टेट, अगर मेरी सारी इनकम इसी साल डिस्क्लोज हो रही है तो मैं सारी ही इनकम का फॉरेन टैक्स क्रेडिट आज ले सकता हूँ। ठीक है, बट मान लीजिए मैंने सोर्स कंट्री में टैक्स तो पूरा पे कर दिया था, एक बार में पूरा टैक्स पे कर दिया था, बट मैं रेसिडेंट कंट्री, यहाँ पर मैं पूरी इनकम एक बार में नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैं अलग अलग आईटीआर, यानी कि एक बार मान लीजिए 2021 की आईटीआर, देन 2021-22 की आईटीआर, 22-23 की आईटीआर, ऐसे में आईटीआर में प्रोपोर्शनेटली अपनी इनकम दिखा रहा हूँ ड्यू टू द चेंज इन द लॉ। हो सकता है वहां पर एक बार में सारी इनकम आपको दिखानी हो और यहाँ पर आप बाइफरकेट करके इनकम दिखाएंगे ओवर द ईयर्स, तो कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ आपने मान लीजिए आपकी इनकम प्रोपोर्शनेटली आप दिखा रहे हो जिस पर आप टैक्स पहले पूरा दे चुके हैं द सोर्स कंट्री, तो उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा? रूल 128 ने भी बताया जिस प्रोपोर्शन में आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर रहे हो उसी प्रोपोर्शन में आप टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे। ऐसा नहीं कि टैक्स क्रेडिट आपने इनकम आप आधी दिखा रहे हो पर टैक्स क्रेडिट आप पूरा ले रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जितने इनकम दिखाया, जैसे आपने मान लीजिए 50% अगर आपने इनकम दिखाई तो 50% ही आप टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। अब देखिए, अवेलेबल ओनली फॉर द रेजिडेंट फॉर द अमाउंट ऑफ फॉरेन टैक्स पेड बाय हिम इन द फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली इफ इनकम करस्पॉन्डिंग टू द टैक्सेस इज ऑफर्ड फॉर टैक्स और असेस टू टैक्स इन इंडिया। अगर मान लीजिए इंडिया में टैक्स लगना ही नहीं है, ऑफर टू टैक्स ही नहीं है, अगर आपने आईटीआर में डिस्क्लोज ही नहीं करी वो इनकम, तो आपको क्या फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। फॉरेन टैक्स क्रेडिट अवेल करना है तो आपको आईटीआर तो भरनी पड़ेगी और आईटीआर भर के आपको उसमें डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर इन विच क्रेडिट इज क्लेम्ड। अब इन द केस वेयर द इनकम फॉर विच फॉरेन टैक्स इज पेड और डिडक्टेड इज ऑफर्ड टू टैक्स फॉर मोर देन 1 ईयर, आपने एक साल से ज्यादा बार में अगर आपने वो इनकम डिस्क्लोज करी अपनी आईटीआर में, द क्रेडिट विल बी गिवन अक्रॉस द ईयर। क्रेडिट उन्हीं ईयर्स में मिलेगा इन द सेम प्रपोर्शन, उसी प्रपोर्शन में टू विच द इनकम इज ऑफर टू टैक्स इन इंडिया, जिस प्रपोर्शन में आपकी इनकम ऑफर टू टैक्स इंडिया में हुई है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है, मतलब फॉरेन टैक्स क्या होता है, इंडियन टैक्स क्या होता है, सब रूल 2 में बताया हुआ है और सब रूल 2 में भी वही बातें बताई हुई है जो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिलैटरल रिलीफ में फॉरेन टैक्सेस क्या होता है और इंडियन टैक्सेस क्या होता है, बता देते हैं। DTAA जहाँ पर है वहां पर क्या है, जो अग्रीमेंट में लिखा है वो टैक्सेस है। टैक्सेस क्या होता है, देखिए DTAA में टैक्सेस आर्टिकल नंबर 2 में लिखा हुआ है। टैक्सेस क्या होते हैं, कौन कौन से टैक्सेस DTAA कवर करता है, वो सारी चीजें आर्टिकल 2 ऑफ DTAA में लिखी हुई है, तो वो वहां पर डिस्कस हो जाता है। अदर कंट्रीज जिसके साथ, अदर कंट्रीज कौन सी जिसके साथ DTAA नहीं है, यानी कि सेक्शन 91 वाली कंट्रीज, और जो सेक्शन 91 वाली कंट्रीज है उनके लिए फॉरेन टैक्स और इंडियन टैक्स क्या है जो उसमें लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 91 में लिखा हुआ है। देखिए, the tax payable under the law enforced in that country in the nature of income tax referred in clause 4 to explanation to section 91। section 91 का जो explanation है उसका जो clause नंबर 4 है उसमें बताया, जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इंडियन टैक्स क्या होता है,
इंडियन टैक्स यानी कि कोई भी आप टैक्स निकाल लीजिए, इसमें आप सारे रिलीफ दे दीजिए, पर सेक्शन 90 और 91 का रिलीफ मत देना, बताया था ये मैं। तो सॉरी 90 और 90A का रिलीफ मत देना 91 के रिलीफ के बाद। ये सारी बातें मैंने बताई थी, डिवाइड बाय टोटल इनकम कर देना। तो वैसे जो मैं आपको लास्ट सेशन में बताया था उसी तरीके से आप इनकम टैक्स और फॉरेन टैक्स निकालेंगे। जो ऊपर रेट बताई थी मैंने 20%, 40%, 35%, वो क्या है फॉरेन टैक्स, यानी कि वो 20% और 40% क्या फॉरेन टैक्स, वो कैसे निकला वो हमने लास्ट सेशन में सीखा था। जो यूनिलैटरल रिलीफ अंडर सेक्शन 91 वाला सेशन था। और जो 35% आ रहा था वो कहाँ से आता था, जो इंडियन टैक्स था, वो भी हमने लास्ट सेशन में सीखा था। तो आप देखिए प्रोग्रेसिवली हम मूव कर रहे हैं। पहले जो सीख लिया उसका इम्प्लीकेशंस अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। अब तक जो आप सीख लोगे उनका एप्लीकेशंस आपको नेक्स्ट सेशन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देन आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यूटिलाइजेशन कैसे होगा, यूटिलाइजेशन में उन्होंने बताया फॉरेन टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। टैक्स, सरचार्ज और सेस, इनका यूटिलाइजेशन आप कर लो। जो आपने वहां पर सोर्स कंट्री में जैसे कोई टैक्स दिया हो, ठीक है, अगर आपने सोर्स कंट्री में आपने टैक्स दिया, वो टैक्स का यूटिलाइजेशन आप अपने इनकम टैक्स से कर लो। इनकम टैक्स में क्या इंक्लूड है, टैक्स, नॉर्मल टैक्स है, सरचार्ज और सेस। इन तीन को मिला के अगर आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो ठीक है, अगर अवेल हो पा रहा है पूरा तो ठीक है। बट इसमें ये नहीं कि अगर आपने मान लीजिए लेट फाइल किया आपने रिटर्न, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग गया 234 ABC के, फीस भी लग गई होगी, पेनाल्टीज भी लग गई होंगी, तो क्या मैं उनको भी इंक्लूड कर लूँ अपने टैक्सेस में और फिर उसमें से अपना फॉरेन टैक्स क्रेडिट ले लूँ? नहीं, साफ मना किया रूल नंबर 128 ने। उसने कहा है आप टैक्सेस लो, सरचार्ज लो, सेस लो, इनका कॉम्बिनेशन में से अपना फॉरेन टैक्स का क्रेडिट ले लो, बट पेनल्टीज, फीस, इंटरेस्ट इनको इंक्लूड मत करना अपने फॉरेन टैक्स का क्रेडिट लेते समय। देखिए FTC इज एलिजिबल फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट टैक्स, सरचार्ज और सेस payable under the IT Act. FTC cannot be adjusted against interest, fees or penalty जो आपने IT Act में दिए हो। FTC is not available in the foreign tax or part thereof is disputed by the assessee in any manner. FTC उन टैक्सेस पर भी नहीं मिलेगा जिस पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे पूरी इनकम पर चल रहा हो चाहे थोड़ी इनकम पर चल रहा हो। अगर कोई भी टैक्स, फॉरेन टैक्स पेड पर अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है तो हम तब तक नहीं देंगे आपको उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट जब तक आपका वो डिस्प्यूट खत्म नहीं हो जाता। तो क्या जिस दिन डिस्प्यूट खत्म हुआ उसी दिन आप क्रेडिट दे दोगे? नहीं, उसकी भी डेडलाइन दी है उन्होंने रूल नंबर 128 में, वो आप देखिए। उन्होंने कहा है क्रेडिट इज अलाउड इन द ईयर इन विच द इनकम इज ऑफर्ड और असेस्ड इन इंडिया अपॉन द असेसी विद इन। अब क्या करोगे, विद इन देखिए, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिस्प्यूट इज फाइनली सेटल्ड। मान लीजिए डिस्प्यूट मेरा सेटल्ड हुआ जून में, जून के बाद आप क्या करिए, जून एंड पूरा खत्म कर दीजिए। 1 जुलाई से आप लगाइए 6 महीने, आप जुलाई से 6 महीने लगाएंगे तो जनवरी आ जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी नवंबर आ जाएगा। आप नवंबर में कर लीजिए, जुलाई से 6 महीने, जनवरी, सॉरी जनवरी होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, जनवरी आ जाएगा। जनवरी में आपको फिर वहां पर टैक्स आपको ऑफर करना पड़ेगा, वहां पर हम आपको FTC का डिडक्शन, आपको FTC अवेल करने को देंगे। पर क्या हमें पता कैसे चलेगा कि वो डिस्प्यूट सेटल हो गया? उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एविडेंस तो देने पड़ेंगे ना। तो क्या एविडेंस हो गया, कहता है पहले एविडेंस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कोई एविडेंस होगा सेटलमेंट, यानी कि कोर्ट ऑर्डर, कोई डिस्प्यूट होगा तो कोई कोर्ट ऑर्डर होगा, या फिर कोई जो अथॉरिटीज होंगी उन्होंने कोई सेटलमेंट का कोई अग्रीमेंट दिया होगा, या फिर कोई सेटलमेंट का डॉक्यूमेंट दिया होगा जिसमें लास्ट फाइनल वर्डिक्ट लिखी होगी, आप वो दे दीजिए। एविडेंस दैट द लायबिलिटी ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ सच टैक्सेस हैज बीन डिस्चार्ज, यानी कि अगर कोई पे करना था आपको वहां पर और टैक्स जिसकी वजह से कोई लायबिलिटी आपके ऊपर बन रही थी वो भी खत्म हो चुकी है आपके ऊपर। अब आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है टू पे एनी टैक्सेस इन द फॉरेन कंट्री, कोई डिस्प्यूट नहीं है उस पर आपको पेमेंट ऑफ टैक्स पर, तो आप वो भी हमें सबमिट कीजिएगा। और एक अंडरटेकिंग दे दीजिए कि कोई रिफंड नहीं लोगे उन इनकम पर, अमाउंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीइंग क्लेम, मतलब आप कोई भी रिफंड अब क्लेम नहीं करोगे उस अमाउंट पर जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था, यानी कि डिस्प्यूट पूरी तरीके से सेटल हो चुका है। आप एक बार हमें बता दीजिए कि क्या वो फाइनल एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए जिसमें डिस्प्यूट सेटल हो चुका है। दूसरा आप बता दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट देकर एक एविडेंस बता दीजिए कि आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी अब नहीं बनती है और ना ही अब उस पर रिफंड बनता है।
ये 3 चीजें आप मुझे दे दीजिए, हम कर लेंगे। हम आपको 6 महीने बाद आपको एफटीसी अलाउ करेंगे। एफटीसी मिलता कितना? देखिए, इनकम टैक्स पे कैलकुलेशन से दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मल प्रोविजन, जिसमें आप स्लैब रेट्स के थ्रू चलते हैं, या फिर कंपनीज में भी लेंगे तो 25%, 30%, 22% अलग अलग स्लैब रेट्स है। और दूसरा जाता है, अगर आपको नॉर्मल टैक्स लग रहा है तो नॉर्मल। और दूसरा कंपनीज में एक मेट टैक्सेशन भी होते हैं। मेट टैक्सेशन क्या होंगे वो इनकम टैक्स सेशंस में आपको बताया जाएगा कि मेट क्या होता है, फॉर नॉर्मल टैक्सेशन क्या होता है। अभी आप मान के चलिए बेसिकली फॉर द नॉर्मल टैक्सेशन, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स एफटीसी कैसे मिलेगा। देखिए, एफटीसी क्या होगा, अगर आप मान लीजिए 10 कंट्री के साथ अगर आप डील करते हैं तो हर कंट्री का आप अलग अलग एफटीसी कैलकुलेट कीजिए और उन सब की कंबाइन कर दीजिए। पहले आप हर कंट्री से अलग अलग निकालिए। मान लीजिए यूके से इतना है, यूएसए से इतना है, अमेरिका से सॉरी ऑस्ट्रेलिया से इतना है, इन सबको पहले सिंगल निकाल लीजिए। आप टोटल कंबाइन कीजिए। अब मान लीजिए कंबाइन फिगर आई आपकी 1 लाख, तो आपको टोटल एफटीसी कितना मिलेगा? 1 लाख का। तो आपको इंडिविजुअली भी निकालना है और उसको कंबाइन करके भी देखना है। तो देखिए, कैलकुलेट द क्रेडिट ऑफ ईच सोर्स ऑफ इनकम सेपरेटली फॉर अ स्पेसिफिक कंट्री एंड देन एग्रीगेट अमाउंट शैल बी एलिजिबल फॉर क्रेडिट। तो उसका एग्रीगेट अमाउंट यानी कि 1 लाख रुपीज जो है वो आपको एलिजिबल फॉर क्रेडिट होगा। यहाँ पर वहां तो आपका टैक्स पेड क्या होगा, इन द फॉरेन करेंसीज होगा सारा टैक्स रेट पे। आप यूके में करेंगे तो यूके में क्या होगा, पाउंड चलेगा। यूएसए में करेंगे तो क्या पे होगा, यूके में तो पाउंड या फिर यूरो होगा। यूएसए में क्या होगा, डॉलर्स होंगे। हर कंट्री अलग अलग यूज कर रही होगी अपनी करेंसी। हम आईएनआर यूज करते हैं, तो हम अपनी रेट पर कैसे लेकर आएंगे, हम कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करेंगे जिससे कि हमें पता चले कि अच्छा टोटल जो टैक्स क्रेडिट है एग्रीगेट वो 1 लाख है। उसके लिए हमें टीटीपीआर रेट यूज करना पड़ेगा। एसबीआई का टीटीपीआर रेट होता है। वो टीटीपीआर क्या होता है, अब कौन से डेट का लेना है वो रेट, ये टीटीपीआर रेट आपको ऑनलाइन नेट पर इंटरनेट पर मिल जाता है। पर कौन से रेट का चाहिए आपको, देखिए, लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द टैक्स इज पेड और डिडक्टेड। जिस मंथ में आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है या फिर जिस मंथ में आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है उससे जस्ट प्रीवियस मंथ के लास्ट डे, यानी कि मान लीजिए अगर आपका जून में डिडक्ट हुआ है, अगर आपका टैक्स जून में डिडक्ट हो रहा है तो 31 मई वो डेट होगी जिसका आपको टीटीपीआर रेट लेना है। उससे आप अपना टैक्स पेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आईएनआर में पता चल जाएगा कि आईएनआर में आपका टोटल फॉरेन टैक्स कितना बनता है। ठीक है। देन थर्ड इज द टैक्स पेबल अंडर द एक्ट ऑन सच इनकम और द फॉरेन टैक्स पेड व्हिचएवर इज लोअर इज एलिजिबल फॉर एफटीसी। टैक्स पेबल इस एक्ट पे यानी कि इनकम टैक्स एक्ट पे आपने जो टैक्स पे किया है या फिर सोर्स कंट्री में जो टैक्स पे किया है, व्हिचएवर इज लोअर। मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट पे आपने 10,000 पे किया, फॉरेन टैक्स में आपने 20,000 पे किया, तो हम आपने जितना यहाँ पे किया हम आपको उतने का ही क्रेडिट देंगे। तो व्हिचएवर इज लोअर, इनकम टैक्स या फिर फॉरेन टैक्स, व्हिचएवर इज लोअर, उसका आपको एफटीसी मिलता है। और अगर डीटीडबलए है तो डीटीडबलए में जो रेट है, अगर जिस दो कंट्रीज के बीच में डीटीडबलए एग्जिस्ट करता है तो दो कंट्रीज के बीच में जिसमें भी डीटीडबलए है, अगर उसमें कोई रेट स्पेसिफाई की हुई है डीटीडबलए में, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट है, जो क्वांटम है, वो उस रेट से एक्सीड नहीं कर सकता है। However, while considering the foreign taxes paid, it cannot exceed the amount arrived as per the DTAA with that country. FTC under MET, FTC under MET में क्या होता है, MET में भी सेम ही कैलकुलेशंस होंगे नॉर्मल प्रोविजंस की तरह, अलग कुछ नहीं है, सेम होंगी। अब बट याद रखिए, सिर्फ एक चीज याद रखने की है, FTC adjusted against MET cannot exceed tax credit available under the normal provisions। यानी कि अगर एफटीसी मेट में कुछ आ रही है और एफटीसी नॉर्मल प्रोविजंस में कुछ आ रही है, मेट की थोड़ी सी टोटल इनकम बदल जाती है, टैक्स लायबिलिटी बदल जाती है क्योंकि उसका कंप्यूटेशन का तरीका अलग होता है। तो टैक्स लायबिलिटी बदल जाएगी तो मेरी फॉरेन टैक्स की क्रेडिट भी बदल जाएगी। और नॉर्मल में कुछ और होगी, मान लीजिए नॉर्मल में मेरी टैक्स बन रहा है मेरा 10,000, तो टैक्स क्रेडिट उसके हिसाब से होगा। पर मेट में मान लीजिए मेरा टैक्स ही बन रहा है 9,000, तो मेरे उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी होगी। तो कुछ भी हो, लोअर मत कर लेना, नॉर्मल से कम मत पे करना। नॉर्मल में जितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, जितना आपको एफटीसी अलाउ हो रहा है नॉर्मल में, आपको उतना ही मिलेगा। अगर मान लीजिए नॉर्मल से एफटीसी मेट में कम आ रहा है तो मेट वाला नहीं, हम नॉर्मल वाला आपको अलाउ करेंगे। एफटीसी एडजस्टेड अगेंस्ट मेट कैन नॉट एक्सीड नहीं कर सकता टैक्स क्रेडिट अवेलेबल अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। अब एफटीसी क्लेम करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उन्होंने जो अपनी सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस,
उन्होंने एक फॉर्म नंबर 67 प्रपोज किया है। फॉर्म नंबर 67 में आप सारी डिटेल्स दोगे अगर आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट चाहिए तो। क्या क्या डिटेल्स है वो उन्होंने बताई है। सबसे पहले उन्होंने कंडीशन रखी, आपको अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट चाहिए तो आपको सबसे पहले अपनी रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पर भर देनी है। 139(1) में जो टाइम लिमिट दी गई है, जो ड्यू डेट दी गई है, आपको वहां तक आपको रिटर्न भर देनी है। रिटर्न नहीं भरी आपने उस डेट तक या फिर लेट हो गए तो आपको शायद फॉरेन टैक्स क्रेडिट ना मिले। फर्निश फॉर्म 67 ड्यूली वेरीफाइड और सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन और बिफोर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) के ड्यू डेट पर जो आप रिटर्न भरोगे उससे पहले ही आप हमें फॉर्म नंबर 67 आप हमें भरकर दे देना, क्योंकि उसी के हिसाब से तो आप रिटर्न में ही तो अपना टैक्स क्रेडिट लोगे। तो डिपार्टमेंट को पहले ही पता चल जाए कि आपको टैक्स क्रेडिट चाहिए, तो वो उसी हिसाब से अपने कैलकुलेशंस देखेंगे। आपको एक सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस करना है, उसमें क्या होगा, नेचर ऑफ इनकम, क्या इनकम आपने अर्न करी थी, कितना अमाउंट कटा है। अब कितना अमाउंट कटा है, अब ये कौन देगा, या तो टैक्स अथॉरिटीज देंगे उस कंट्री, कितना टीडीएस कटा है वो कैसे देगी, दूसरे कंट्री की टैक्स अथॉरिटीज देगी, जैसे कि इंडिया की टैक्स अथॉरिटीज आपको कैसे पता चलता है कि कितना टीडीएस कटा है। फॉर्म नंबर 26AS से 26AS जैसे फॉर्म है वैसे ही उधर का कोई फॉर्म होगा दूसरी कंट्री का, वो दे देना हमें। पर्सन या फिर कोई एक कोई सर्टिफिकेट उनसे ले लेना जिसने आपका टीडीएस काटा है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग ऑफ सच टैक्स, वो बता देंगे। साइंड बाय द असेसी, अब असेसी से क्या साइन करवाना है। इन दिस केस इट शुड बी अकम्पाइंड विद एक एक्नॉलेजमेंट। जैसे 3 डॉक्यूमेंट मान लीजिए, पहला तो टैक्स अथॉरिटी से लेना है प्रूफ ऑफ टीडीएस, आप उससे भी ले सकते हैं जिसने आपका टीडीएस काटा है, और वो भी पर्सन अगर आपको कोई सर्टिफिकेट दे रहा है वो ले लीजिए। अब असेसी भी कुछ साइन करके देगा। असेसी क्या करके देगा, आप चालान, अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसका चालान बनता है, चालान की रिसीट दे दीजिए हमें। एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट और चालान ऑफ बैंक काउंटरफाइल फॉर प्रूफ ऑफ पेमेंट इफ टैक्स इज पेड बाय द असेसी। अगर टैक्स पे किया है तो एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट आप वो दे दीजिए, उसके ऊपर आप साइन करके दे दीजिएगा। और इन केस ऑफ डिडक्शन प्रूफ ऑफ टीडीएस, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स किया तो ऊपर वाला आप चालान के ऊपर साइन करके दे दीजिए, और टीडीएस है तो उसने काटा ही होगा, तो ऊपर जो आपको वो चाहिए थे प्रूफ ऑफ टीडीएस जो हमने ऊपर मांगे थे, या तो अथॉरिटी से ले लो या फिर जिसने आपका टीडीएस काटा है उससे ले लो, वो होगा। अब देखिए सब रूल 10 ऑफ रूल 128 क्या कहता है, जो आपका फॉर्म नंबर 67 है ना, is also required to be submitted when the carry backward of losses of the current year result in refund of the foreign tax for which foreign tax credit has already been claimed in earlier year। यानी कि कुछ ऐसी कंट्रीज भी होती है, हमने सुना होता है आपके कोई भी लॉसेज होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, आने वाले ईयर्स में आप उनका क्रेडिट ले सकते हैं, हमने ये सुना है आज तक। पर कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जो आपको कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेज भी अलाउ करती है। अब ऐसी कंट्रीज कौन सी हैं, काफी है, यूके है, सिंगापुर है, जापान है, जर्मनी है, ऐसी 2 कंट्रीज और हैं। ये क्या है, कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस भी अलाउ करती हैं। कैरी बैकवर्ड यानी कि आप अपने लास्ट आईटीआर में भी जाके अपने टैक्स क्रेडिट को चेंज कर सकते हो, टैक्स लायबिलिटी को चेंज कर सकते हो। आज आपको कोई लॉस हुआ है तो आज का लॉस आप लास्ट ईयर्स के लॉसेस से भी सेट ऑफ कर पाओगे, अपनी रिटर्न आप चेंज कर पाओगे, उधर अलाउ किया है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ हुआ है फॉरेन कंट्री में, अगर आपने अपने कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस कुछ किए हैं, तो आप जो सब रूल 10 है वो ये बताता है, ये बात भी आप फॉर्म नंबर 67 में आप बताएंगे कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो उसका क्या अमाउंट था, कैसे था। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस किस तरह से काम करते हैं। तो हमारा टॉपिक भी आगे वही है, कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस कैसे काम करते हैं। टैक्सेशन लॉ इन सम फॉरेन कंट्रीज अलाउ कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार रीड करेंगे अपने आप समझ आ जाएगा। इन दिस सिचुएशन अ बिजनेस में कैरी बैक द लॉसेस इट इनकर्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द अर्लियर ईयर्स। ठीक है, आपका आज कोई लॉस हुआ है, मैं उसको सेट ऑफ और कैरी बैकवर्ड कर सकता हूँ, सेट ऑफ कर सकता हूँ अर्लियर ईयर्स के गेन से। दिस रिजल्ट इन लोअर टैक्स लायबिलिटी ऑफ दैट अर्लियर ईयर एंड कॉन्सिक्वेंटली इट कैन जनरेट अ टैक्स रिफंड फॉर दैट ईयर। हो सकता है शायद टैक्स रिफंड भी आ जाए। आप लास्ट ईयर के आईटीआरस को आप कम कर रहे हैं, आप लास्ट ईयर के इनकम अगर आप कम कर रहे हैं अपने लॉसेस को कैरी बैकवर्ड करके, तो हो सकता है आपका रिफंड भी क्लेम हो जाए, रिफंड बन जाए, तो रिफंड भी हो सकता है।
when carry backward of losses of the current year is resulting in refund of foreign tax for which credit has been claimed in any earlier previous year। अगर किसी ईयर में आपने कैरी बैकवर्ड करके अगर आपका लॉस से रिफंड बनता है और उसी साल मान लीजिए आपने 21-22 का आपका लॉस था, आपने बैकवर्ड में करके 2021 में आपने अपनी आईटीआर रिवाइज करी फॉरेन कंट्री में और वहां पर क्या हो गया, रिफंड हो गया। और आपने 2021 में आपने यहाँ पर इंडिया में आपने क्या ले लिया था, फॉरेन टैक्स का क्रेडिट ले लिया था। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो एसएससी को फॉर्म नंबर 67 में ये वाली बात भी बतानी पड़ेगी। अब कैसे काम करता है कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस, एक बार देख लीजिए। मान लीजिए टोटल आपने इनकम कितनी थी 2021 में, 21, 22, 22, 23, 15, 10 और यहाँ पर लॉस आ गया 5 का। टैक्स यहाँ पे मान लीजिए मैंने टैक्स रेट लिया है 10%, तो यहाँ पर टैक्स आपने किया होगा 1.5, यहाँ पर टैक्स क्या होगा 1, लॉस है तो कोई टैक्स लगना ही नहीं है। अब इसका पूरा देख लिए, एफटीसी अवेल आपने कर ली, 1.5 और 1 की आपने एफटीसी अवेल कर ली। यहाँ तो आप एफटीसी अवेल कर ही नहीं सकते क्योंकि लॉस है। अब देखिए कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉस क्या हुआ, 21-22 में आपने इनकम अर्न करी थी 10 लाख की, ठीक है। अब ये 5 लाख में यहाँ से उठा के यहाँ ले जाता हूँ उसको लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। तो मैं जो 22-23 में जो मैंने लॉसेस इनकर किए वो मैं बैकवर्ड में ले जाता हूँ। तो अब मेरी नेट इनकम 21-22 की क्या हो गई 5, तो 10 में से 5 गया 5। अब इस 5 के ऊपर 10% टैक्स बनता है, यानी कि कितना बनता 0.5, पर हमने पे एक्चुअली कितना कर दिया था देखिए, और हमने क्रेडिट कितना ले लिया था, पूरे 1 का ले लिया था। तो अब हमें अमाउंट रिफंड कितना हो रहा है, अमाउंट रिफंडेबल कितना बन रहा है 0.5, और इसी अमाउंट रिफंडेबल को आपको फॉर्म नंबर 67 में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा आपने कौन सा लिया है, कब का टैक्स क्रेडिट लिया है, कैसे टैक्स क्रेडिट लिया है, किस इनकम पर टैक्स क्रेडिट लिया है। ये पूरा आपको सिचुएशन जो भी फॉर्म नंबर 67 में पर्टिकुलर्स होंगे जो भी मांगा होगा आपको वो बताना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको फॉरेन टैक्स भी रिवर्स करना पड़ेगा। जो आपने फॉरेन टैक्स यहाँ ले लिया था आपको फिर वो भी रिवर्स करना पड़ेगा। सो दिस इज इट फॉर द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में अगर आप डाल दीजिएगा, हम रेगुलरली आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा हम ऑन द रियल टाइम बेसिस उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी लेक्चर से रिलेटेड आप हमें बता दीजिए। कोई और लेक्चर अगर आपको और जल्दी चाहिए यू कैन डेफिनेटली रीच अस एट आने वाले आप हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आप उस पर हमें पहुंच सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑन द टैक्सेशन इश्यूज, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनकम टैक्स, सबकी सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।